देश के अलग अलग हिस्सों से लगातार आतंकवाद से जुड़ी खबर सामने आती है, जिसके बाद उनके खतरनाक इरादों का पता चलता है। गौर करने वाली बात यह है कि पाकिस्तान किसी न किसी तरीके से भारत में तबाही मचाने के सपने देखता रहता है, हर बार अपनी नापाक इरादों को अंजाम देने की फिराक में रहता है, लेकिन उसकी इस साजिश का समय रहते पर्दाफाश हो जाता है। हमारे देश की सुरक्षा एजेंसियां उसके गलत इरादों को भांप लेती हैं और फिर उसके मंसूबों पर पानी फिर जाता है। लेकिन हैरानी तब होती है जब पता चलता है कि हमारे देश के अंदर ही उनको पनाह दिया जा रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। इस खास प्रोग्राम पर्दाफाश में आपका स्वागत है। पर्दाफाश में आज पर्दा उठाएंगे देश को दहलाने वाली बड़ी साजिश से। बताएंगे कि हैवानों ने कैसे की थी देश को दहलाने की तैयारी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। यूपी एटीएस को मिली बड़ी कामयाबी। अलीगढ़ से दबोचे गए आईएसआईएस के 2 आतंकी। अब्दुल्ला और माज के एमयू से जुड़े तार। दीपावली पर थी धमाकों की बड़ी साजिश। दरअसल उत्तर प्रदेश की एटीएस ने अलीगढ़ से आईएसआईएस के 2 आतंकियों को गिरफ्तार किया है। इनका कनेक्शन दिल्ली पुलिस के क्राइम ब्रांच द्वारा पकड़े गए शाहनवाज और रिजवान जैसे आतंकियों के साथ है। यूपी एटीएस ने 3 नवंबर को सूचना के आधार पर केस दर्ज किया था और जांच के बाद छापेमारी कर 2 अलग अलग जगहों से दोनों आतंकियों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आतंकियों के पास से आईएसआईएस और अलकायदा से जुड़ा साहित्य भी बरामद किया गया। बता दें कि यूपी एटीएस के तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक यूपी एटीएस को सूचना मिल रही थी कि कुछ लोग अलीगढ़ में आईएसआईएस की विचारधारा से प्रेरित होकर अन्य लोगों को भी प्रभावित कर रहे हैं। यूपी एटीएस ने भी बताया कि दिल्ली पुलिस द्वारा गिरफ्तार आतंकियों के संबंध अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के छात्र संगठन स्टूडेंट ऑफ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से है। यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि अक्सर इस तरह की खबर सामने आती है, उसका कनेक्शन एमयू से जरूर होता है। ज्यादातर जो आतंकी संगठन से जुड़े आतंकवादी पकड़े जाते हैं उनका तार एमयू से जरूर जुड़ा होता है। ऐसे में सवाल ये भी उठने लगे हैं कि क्या एमयू आतंकवाद का गढ़ बनता जा रहा है। खैर, ये जो पकड़े गए आईएसआईएस की विचारधारा से प्रभावित हैं, ऐसे में एटीएस ने जांच का दायरा बढ़ाया और साक्ष्य जुटाकर अपनी कार्रवाई को अंजाम दिया। वहीं यूपी एटीएस ने बताया कि दोनों आतंकियों के पास से प्रिंटेड साहित्य, आईएसआईएस के प्रोपेगेंडा से भरी पेन ड्राइव और अन्य सामान भी बरामद किया गया है। इसके अलावा उनके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से उन अनेक देश विरोधी और आतंकी विचारधारा समर्थित कई ग्रुपों से जुड़ाव मिला है। बता दें कि यूपी एटीएस ने दोनों को 5 नवंबर को गिरफ्तार किया, वही कोर्ट के सामने पेश किया गया और फिर इन्हें हिरासत में लिया गया। दोनों की पहचान अब्दुल्ला अरसलान और माज बिन तारिक के रूप में की गई है। बता दें कि अक्टूबर माह की शुरुआत में दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने कई आतंकियों को दिल्ली से अलीगढ़ तक गिरफ्तार किया था। ये आतंकी आईएसआईएस का मॉड्यूल संचालित कर रहे थे। दिल्ली पुलिस के इस ऑपरेशन में पता चला था कि शाहनवाज, रिजवान और अरशद नाम के आतंकी, जिसमें शाहनवाज पुणे में यूपीए केस में गिरफ्तारी के बाद से फरार था, वो उत्तरी भारत में आईएसआईएस का पूरा मॉड्यूल खड़ा कर रहा था और दीपावली के त्योहार के समय कई इलाकों पर धमाकों हमलों की फिराक में था। शाहनवाज ने गुजरात से लेकर यूपी, दिल्ली के कई महत्वपूर्ण जगहों की रेकी भी की थी। इतना ही नहीं, इन आतंकियों ने ट्रेनिंग सेंटर बनाने के लिए जमीन तक तलाश कर ली थी। इसी जांच में खुलासा हुआ था कि ये आतंकी अलीगढ़ से लेकर प्रयागराज तक मदरसों और मौलानाओं के संपर्क में थे। वो अपने जैसे लोगों की पूरी फौज खड़ी करने का मंसूबा बनाए हुए थे और बकायदा उन्हें उनका हैंडलर इसके लिए मदद भी कर रहा था। इसी आईएसआईएस मॉड्यूल से जुड़े दोनों लोगों को यूपी एटीएस ने गिरफ्तार किया। बता दें कि शाहनवाज मूल रूप से झारखंड का रहने वाला है। वो पुणे जाकर आईएसआईएस से जुड़ गया था और आईएसआईएस का स्लीपर सेल तैयार कर रहा था। उसकी गैंग के तमाम सदस्य बम बनाकर उसके पास के जंगलों में टेस्ट करने जाया करते थे। विस्फोट की साजिश को अंजाम देने के लिए शाहनवाज की गैंग को चोरी के बाइक की जरूरत थी। शाहनवाज के साथ इस नेटवर्क से जुड़े इमरान और यूसुफ को जुलाई 2023 में बाइक चोरी करने के मिशन पर भेजा गया था, लेकिन वो पुलिस के द्वारा पकड़े गए। हालांकि शाहनवाज फरार होने में कामयाब भी रहा।
उस पर यूपीए के तहत मामला दर्ज किया गया था और वो छिपकर रिजवान के पास दिल्ली में रह रहा था। वह उसका साथी रिजवान प्रयागराज तक मदरसों और मौलानाओं के संपर्क में था। उसे लखनऊ से गिरफ्तार कर लिया गया। वो लखनऊ से पहले नैनी में रह रहा था और लखनऊ जाने के बाद भी उसका प्रयागराज आना जाना लगा रहता। वो कई मौलानाओं, मदरसों और मस्जिदों के संचालकों के संपर्क में था। इनके संबंधों को भी एजेंसियां अब खंगालने में जुटी हैं। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने रिजवान शाहनवाज उर्फ शैफी उजमा के साथ ही अरशद वारसी को भी गिरफ्तार किया। ये तीनों दिवाली से पहले देश के विभिन्न हिस्सों में आतंकी हमलों की तैयारी कर रहे थे। उनके निशाने पर अयोध्या का राम मंदिर भी था, जिसकी ये रेकी भी कर चुके थे। वहीं बीते दिनों राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि एनआईए ने आतंकवादी हमलों को अंजाम देने की साजिश में शामिल होने के आरोपी 7 आईएसआईएस के सदस्यों के खिलाफ चार्जशीट दायर किया। पुणे स्थित आईएसआईएस मॉड्यूल केस में गैर कानूनी गतिविधि अधिनियम, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, शस्त्र अधिनियम और भारतीय दंड संहिता यानी कि आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत एनआईए विशेष अदालत के सामने चार्जशीट दायर की। एनआईए अधिकारियों ने आरोपियों की पहचान मोहम्मद इमरान, मोहम्मद याकूब साकी, अब्दुल कदीर, नसरुद्दीन काजी, जुल्फिकार अली, शमीम साकिब नाचन और आकिफ अतीक नाचन के रूप में की है। इनमें से 2 आरोपी मध्य प्रदेश और 5 महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। इनके खिलाफ आरोप है कि इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया यानी कि आईएसआईएस के लिए आतंकी गतिविधियों को आगे बढ़ाने के इरादे से फंड इकट्ठा करती थी। इतना ही नहीं, एनआईए की चार्जशीट में कहा गया है कि आरोपियों ने आतंकवादी प्रशिक्षण शिविर आयोजित किए थे, कई वांछित आतंकवादियों को शरण भी दी थी। इतना ही नहीं, आईईडी बनाने के लिए जरूरी सामान एकत्र कर रखा था। इन्होंने लोगों में आतंक की दहशत पैदा करने और धमकी देने के इरादे से आईएसआईएस की आतंकवादी गतिविधियों को आगे बढ़ाने की साजिश रची थी। ये सभी भारत की सुरक्षा, अखंडता और संप्रभुता के लिए खतरा बने हुए थे। वहीं एनआईए के एक अधिकारी ने कहा कि हमारी जांच में इन लोगों के अंतर्राष्ट्रीय कनेक्शन का पता चला है। ये सभी लोग आईएसआईएस संचालकों के संपर्क में थे। इनके इशारे पर भारत के भीतर आईएसआईएस की चरमपंथी विचारधारा को प्रचारित करने के लिए एक नेटवर्क बना चुके थे। इनका इरादा हिंदुस्तान की धरती पर आतंकवादी वारदातों को अंजाम देना था। इन्होंने महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा, तेलंगाना सहित कई राज्यों में सर्च ऑपरेशन भी किया था। इतना ही नहीं, इन आरोपियों ने आतंकी वारदातों की साजिश को अंजाम देने के लिए उचित जगहों को चिन्हित भी कर लिया था। इसके बाद पुलिस से बचने के लिए इंतजाम भी किए थे। इसके तहत दूर दराज इलाकों और जंगलों में संभावित ठिकानों के रूप में पहचान की गई थी। इसके लिए भारत और विदेश दोनों ही स्रोतों से ये धन इकट्ठा करने में कामयाब हो रहे थे। इनके खिलाफ 19 जुलाई को केस दर्ज किया गया था और 30 अगस्त को एनआईए ने जांच अपने हाथ में ले लिया। बता दें कि इसी साल 18 जुलाई को पुणे में एक बाइक चुराने के आरोप में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। इन आरोपियों में मोहम्मद इमरान खान और मोहम्मद साकी नाम का व्यक्ति शामिल था। इसी दौरान एक आरोपी पुलिस वैन से कूदकर फरार हो गया। दूसरे से पता चला कि दोनों एक आतंकी गैंग का हिस्सा है। इसके बाद कड़ी से कड़ी जोड़ते हुए पुलिस इस पूरे मॉड्यूल तक पहुंच गई। इस केस की विस्तृत जांच के लिए इसे एनआईए को सौंप दिया गया। वहीं दूसरी तरफ आज उत्तर प्रदेश के शामली में एनआईए और एसटीएफ की टीम ने मिलकर छापेमारी की। इस दौरान पुलिस ने यहां से गिरफ्तार आईएसआई एजेंट कलीम के माता-पिता से घंटों पूछताछ की। कलीम को एनआईए ने इसी साल अगस्त के महीने में गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी से 6 दिन पहले ही वो पाकिस्तान से लौटा था। आरोप है कि कलीम अवैध असलहों को इकट्ठा करके अलग अलग इलाकों में सप्लाई किया करता था। बता दें कि अगस्त महीने में एनआईए ने शामली के मोमिनपुर से आईएसआई एजेंट कलीम को गिरफ्तार किया। पूछताछ में कलीम ने कई सनसनीखेज खुलासे करते हुए बताया था कि वो 6 दिन पहले ही पाकिस्तान से भारत आया था। भारत में रहकर वो अवैध हथियारों की सप्लाई किया करता था। इसके अलावा मुस्लिम युवाओं को भी बहला फुसलाकर उनका ब्रेन वॉश किया करता था। कलीम हिंदुस्तान में जिहाद फैलाता था और मुस्लिम युवाओं का ब्रेन वॉश करता था। वो आतंकी दिलशाद उर्फ मिर्जा उर्फ खालिद हाफिज से व्हाट्सएप चैट भी किया करता था। इसके अलावा वो भारतीय सुरक्षा बलों से जुड़ी जानकारी और फोटो पाकिस्तान को भेजता।
एनआईए ने इसी सिलसिले में कलीम के माता पिता से आज पूछताछ की। तो इस तरह से लगातार देश में आतंकवाद से जुड़ी गतिविधियां बढ़ती जा रही हैं, लेकिन हमारे देश की सुरक्षा एजेंसियां लगातार इनके खिलाफ एक्शन मोड में भी नजर आ रही हैं। फिलहाल पर्दाफाश में इतना ही। आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।